will be covering 14th module of horticulture, but before starting the 14th module, I have information regarding the speed issue students were facing in my videos. Now we have set the speed controller in each and every video. Now you will not face any inconvenient regarding the speed issue in my videos. So I'm very sorry कि आपको speed के regarding जो है दिक्कत जो मेरी वीडियोस में फेस करनी पड़ी, बट अब जो है आपका जो इशू है वो रिजॉल्व कर दिया गया है। और अगर आपका कोई टॉपिक कोई भी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर ना हो पाया हो तो आप जो है वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट प्यूनिका ग्रैनेटम, प्यूनिका ग्रैनेटम जो कि बिलोंग करता है प्यूनिसी फैमिली को, प्यूनिकेसी फैमिली को, एंड इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 18। 18 इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ पोमग्रेनेट। और अगर इसके ओरिजिन सेंटर की बात की जाए तो पोमग्रेनेट जो है साउथ वेस्ट एशिया का जो पार्ट है, जिसे कि ईरान, जो कि ईरान में आता है, ईरान इसका जो है ओरिजिन सेंटर है ईरान। और पोमग्रेनेट जो है ईरान का नेशनल फ्रूट भी है, नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान है पोमग्रेनेट। एंड इन चाइना पोमग्रेनेट इज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, सिंबल ऑफ फर्टिलिटी माना जाता है पोमग्रेनेट को चाइना में। देखिए जो पोमग्रेनेट है ये बेसिकली एक एरिड एंड सेमी एरिड क्रॉप है। एरिड और सेमी एरिड रीजन में जो है ये वेल फ्लरिश्ड है, वहां पे जो है ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है और सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल कंडीशंस में भी जो है ये अच्छे से ग्रो करती है। अगर इसके ग्रोथ हैबिट की बात की जाए, इसके बिहेवियर की बात की जाए तो सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल कंडीशंस में जो है ये एवरग्रीन बिहेव करती है, एवरग्रीन रहती है थ्रू आउट द एयर। जो है इसमें लीव्स होती हैं, ग्रीनरी जो है इसमें बनी रहती है। और अगर बात करें टेम्परेट रीजन की तो टेम्परेट रीजन में अगर पोमग्रेनेट ग्रो किया जा रहा है तो वहां पे इट विल बिहेव एज एन डेसिडियस क्रॉप। डेसिडियस क्रॉप जो एक टाइम पे अपनी लीव्स को जो है शेड करते हैं तो उन्हें कहा जाता है डेसिडियस। तो ये जो है टेम्परेट रीजन में जो है ये डेसिडियस बिहेव करता है। एंड इट इज ए नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, नॉन क्लाइमेट्रिक जो कि आफ्टर हार्वेस्टिंग अपनी राइपनिंग प्रोसेस को जो है डिसकंटिन्यू करते हैं, उन फ्रूट्स को कहा जाता है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टॉलरेंस की। देखिए जो पोमग्रेनेट होता है इट इज एन हार्डी क्रॉप, विंटर हार्डी क्रॉप, मतलब जो है ये वेदर कंडीशंस को, जो विंटर कंडीशंस होती हैं उनको जो है टॉलरेट करता है। और कंपैरिजन टू अदर फ्रूट क्रॉप जो कि सीवियर विंटर के लिए जो सेंसिटिव होती है, पोमग्रेनेट जो होता है टॉलरेट कर जाता है एडवर्स वेदर जो कंडीशंस होती हैं, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं उनको टॉलरेट कर जाता है। जैसे ड्रॉट कंडीशन को भी जो है टॉलरेट कर जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं पोमग्रेनेट के कलर की। देखिए जो पोमग्रेनेट में कलर होता है इट इज ड्यू टू एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण जो है पोमग्रेनेट का कलर रेड होता है। और अगर इसमें पॉलिनेशन की बात की जाए तो पोमग्रेनेट में जो पॉलिनेशन है ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन जो है पोमग्रेनेट में रिपोर्ट किया जाता है। एंड पॉलिनेटिंग एजेंट जो होता है इट इज हनी बी, हनी बी इज द पॉलिनेटिंग एजेंट इन पोमग्रेनेट। और इसका जो फ्रूट टाइप होता है इट इज Barossa. Barossa is the fruit type of pomegranate and इसका edible portion होता है apple. Apple is the edible portion of pomegranate. ठीक है, और जो इसमें टेस्ट होता है, ठीक है, वो होता है ड्यू टू सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के कारण जो है पोमग्रेनेट में जो है टेस्ट उसका जो है सिट्रिक एसिड के कारण डेवलप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पोमग्रेनेट का जूस होता है इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज दैट इट इज गुड फॉर द लेप्रोसी पेशेंट। लेप्रोसी विच इज एन स्किन डिजीज, स्किन में जो पैचेस और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे उसके सिम्टम्स जो है स्किन में जो है, लेप्रोसी इज बेसिकली अ स्किन डिजीज। ओके, तो उसके लिए जो है ये वैल्यूएबल होता है, उसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये थी कुछ स्पेसिफिकेशन पोमग्रेनेट के रिगार्डिंग। देखिए इंडिया में अगर पोमग्रेनेट की बात की जाए तो महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। महाराष्ट्र जो है लीडिंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे इसके एरिया एंड प्रोडक्शन की। एज आई हैव टोल्ड यू दैट जो महाराष्ट्र है एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों में लीड कर रहा है। तो अगर एरिया की बात करें तो महाराष्ट्र इज अ लीडिंग स्टेट फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे कर्नाटक है एंड देन गुजरात है।
अब देखिए प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में भी जो है तीनों जो है सेम स्टेट जो है लीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कोई भी डिफरेंस नहीं है एरिया एंड प्रोडक्शन में। महाराष्ट्र आगे है, कर्नाटक सेकंड नंबर पे है, गुजरात इन द थर्ड नंबर। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा प्रोडक्टिविटी की। देखिए अगर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु सबसे आगे है, देन गुजरात है और फिर है तेलंगाना। तो ये तीन स्टेट जो है आपके प्रोडक्टिविटी में लीड कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे है। तो दिस इज एरिया एंड प्रोडक्शन। अब बात करें अगर एक्सपोर्ट की, देखिए एक्सपोर्ट का जो डेटा है ये 2014 के अकॉर्डिंग अभी तक का, अगर 2014 के बाद का जो है अभी तक का डेटा जो है अवेलेबल नहीं है, तो 2014 के अकॉर्डिंग जो है जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है या इंडिया की वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देन है बांग्लादेश और उसके बाद है सऊदी अरेबिया। तो ये तीन जो है ये जो है लीडिंग कंट्रीज हैं जिसमें जो इंडिया है पोमग्रेनेट को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और यूएई जो है अगर आप बात करें 2011 से लेकर अभी 2014 तक, तो यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ही जो है लीड कर रहा है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में। मतलब सबसे जो पहली एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया की यूएई है नंबर 1 पे, ठीक है। पोमग्रेनेट में भी यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सेकंड पे है बांग्लादेश एंड थर्ड पे है साउथ अरेबिया। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट एरिया एंड प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेट की। लेकिन मैंने आपको बताया जो पोमग्रेनेट है वो एक विंटर हार्डी क्रॉप है, एक एडवर्स वेदर कंडीशंस को जो है टॉलरेट करने वाली क्रॉप है। इसके लिए अगर हम बात करें टेम्परेचर की, देखिए टेम्परेचर जो है 25 to 35 डिग्री सेल्सियस एक एवरेज टेम्परेचर पे जो है ये ग्रो हो जाती है, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये ग्रो कर जाती है। और अगर रेनफॉल की बात करें तो एक एवरेज रेनफॉल लगा के चलते हैं तो 500 to 800 mm का जो रेनफॉल है इट इज सुटेबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पोमग्रेनेट। ओके, और एल्टीट्यूड की बात की जाए तो 1800 से 1850 या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है इतना एल्टीट्यूड पे जो है पोमग्रेनेट को ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। और हॉट एंड ड्राई जो क्लाइमेट होता है वो जो है फ्रूट डेवलपमेंट के लिए जो है पोमग्रेनेट प्रेफर करता है, ठीक है। जो फ्रूट राइपनिंग स्टेज होती है उस टाइम पे इसको जो है टेम्परेचर 35 to 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है इसके लिए ये जो है प्रेफर करता है और सुटेबल भी होता है 35 to 38 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे ये जो है हाई टेम्परेचर जो है प्रेफर करता है। और जैसा मैंने आपको बताया हॉट एंड ड्राई कंडीशन, कूल विंटर जो है ये प्रेफर करता है, कूल विंटर एंड ड्राई समर ये जो कंडीशंस होती हैं वो जो है एक बेटर क्वालिटी फ्रूट को जो है डेवलप करने में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। और एज आई टोल्ड यू कि जो टेम्परेचर है ड्रॉट टॉलरेंट है, ड्रॉट को टॉलरेट करता है, ठीक है। और एडवर्स जो कंडीशंस होती हैं जिनमें जो कॉमन फ्रूट्स होते हैं अगर अदर फ्रूट से कंपेयर किया जाए एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को जो है बेयर नहीं कर पाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो दिस इज द फ्रूट क्रॉप व्हिच कैन बेयर द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस एज वेल। ओके, और एज आई टोल्ड यू कि टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग अराउंड 35 to 38 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये है फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस। और जो टेम्परेचर है वो कभी भी जो है लो टेम्परेचर अगर 11 से जो है नीचे 11 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है टेम्परेचर कभी भी फॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पोमग्रेनेट है वो लो टेम्परेचर जो है प्रेफर नहीं करता है। लो टेम्परेचर में जो है वो इफेक्ट होता है, उसकी ग्रोथ को जो है लो टेम्परेचर हैम्पर करता है। तो ये थी इसका क्लाइमेट। नेक्स्ट मूव करते हैं सॉइल की तरफ। देखिए सॉइल की बात करें तो जो पोमग्रेनेट है ये वाइड रेंज ऑफ सॉइल में जो है ग्रो होता है, वाइड रेंज ऑफ सॉइल में ग्रो कर जाता है, जैसे लोमी सॉइल या वेल ड्रेन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल और सलाइन सॉइल में भी जो है ये ग्रो कर जाता है, विथस्टैंड कर जाता है एल्कलाइन एंड सलाइन कंडीशंस को भी, ठीक है। बट अगर वेल ड्रेन सॉइल है, लोमी सॉइल्स है, ठीक है, मीडियम टू डीप लोमी है या जो है वेल ड्रेन है, तो वो सॉइल जो है इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है हेल्पफुल होती हैं और फेवर करती हैं इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अदरवाइज इट कैन ग्रो इन एल्कलाइन एंड सलाइन सॉइल एज वेल। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच की। देखिए पीएच 5.5 to 7.5 जो है इसके लिए
पीएच होता है 7.5, ठीक है। इट कुड बी 8 ऑल्सो, ठीक है। कहीं पे आप देखेंगे कि 8 तक का पीएच जो है हो सकता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो एग्जाम में हो सकता है आपसे ना पूछी जाए, तो इसको जो है आप एक रेंज की तरह लीजिए। यहाँ पे 7.5 किया है तो 0.5 का जो है डिफरेंस जो है वो आ सकता है। मे बी आपको लिखा हो पीएच ऑप्शन में 5 to 8, ठीक है। तो वहां पे जो है आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, और आपको अगर रिमाइंड करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि 7.5 है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो दी नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो है 8 भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पोमग्रेनेट है एल्कलाइन और सलाइन सॉइल में भी ग्रो कर जाता है। अगर आप सोचोगे तो सलाइन सॉइल का जो पीएच होता है 8 होता है और एल्कलाइन का ग्रेटर देन 8 होता है, बट एट 8 में भी जो है एल्कलाइन का पीएच होता है। तो इस तरह से जो है आप सोच सकते हैं कि पोमग्रेनेट जो है पीएच 8 पे भी जो है ग्रो किया जा सकता है। तो ये है इसकी पीएच रिक्वायरमेंट, ठीक है। हैवी सॉइल की बात करें अगर, तो हैवी सॉइल को जो है अवॉइड किया जाता है, क्योंकि हैवी सॉइल में जो है पुअर ड्रेनेज जो होता है, हैवी सॉइल का ड्रेनेज जो है वो बहुत ही पुअर होता है। दैट्स व्हाई जो है पुअर सॉइल हैवी सॉइल को जो है पोमग्रेनेट के लिए अवॉइड किया जाता है। तो ये थी इसकी क्लाइमेट और सॉइल की रिक्वायरमेंट्स, इसके स्पेसिफिकेशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं प्लांटिंग टाइम की। देखिए जो प्लांटिंग टाइम होता है बिफोर मॉनसून, बिगिनिंग ऑफ मॉनसून बोल सकते हैं, या बाय द एंड ऑफ द मॉनसून, ठीक है। अब मॉनसून स्टार्ट कब होता है? जून जुलाई के टाइम पे जो है, जून के टाइम पे मतलब जो है प्लांटिंग की जा सकती है, और उसके बाद जो है अगस्त के बाद जो है प्लांटिंग की जा सकती है। तो ये इसका जो है प्लांटिंग टाइम है। देखिए अगर पोमग्रेनेट की स्पेसिंग की बात की जाए तो इसमें जो दो कॉमनली जो स्पेसिंग अडॉप्ट की जाती है, इट इज 5 मीटर इंटू 5 मीटर एंड 4 मीटर इंटू 4 मीटर। तो ये दो स्पेसिंग जो है इसमें अडॉप्ट की जाती है। तो ये था इसका प्लांटिंग टाइम एंड स्पेसिंग। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपगेशन की। देखिए जो पोमग्रेनेट है वो बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो है ग्रो किया जाता है कमर्शियली। दो मेथड जो है इसमें सक्सेसफुल और पॉपुलर मेथड है, लाइक सेमी हार्डवुड कटिंग एंड एयर लेयरिंग। अब देखिए सेमी हार्डवुड कटिंग में क्या होता है कि कटिंग को जो है प्रिपेयर किया जाता है, जो मैं आपको सेमी हार्डवुड कटिंग जो है पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम देखिए इमेज से समझते हैं कि एक जो प्लांट का एक शूट होता है, मैच्योर शूट होता है, उसे जो है सिलेक्ट किया जाता है, और सिलेक्ट करने के बाद एक पेंसिल थिकनेस का जो शूट होता है उसे जो है प्लांट से डिटैच किया जाता है। इस तरह से जो है कटिंग को प्रिपेयर किया जाता है। विद बर्ड्स जो है उसे रिमूव करते हैं, और 5 to 20 सेंटीमीटर की जो है ये इसकी लेंथ होनी चाहिए। एक पेंसिल थिकनेस इसकी होनी चाहिए, देखिए पेंसिल थिकनेस होनी चाहिए। इस तरह से इसमें बर्ड्स होनी चाहिए, ठीक है। और बॉटम कट इस तरह से होता है इसका बॉटम कट लगा के जो है बॉटम कट पे रूटिंग हार्मोन आईबीए को जो है अप्लाई किया जाता है, और उसके बाद जो कटिंग से जो प्लांट है 55 to 60 डेज में जो है कटिंग से प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है। तो कटिंग को जो है नर्सरी में पॉलीबैग्स में जो है इन्हें लगाया जाता है, और उसके बाद 55 to 60 डेज में जो है इससे प्लांट प्रिपेयर हो जाते हैं कटिंग से। और सेमी हार्डवुड कटिंग को जो है पॉपुलरली वाइडली जो है पोमग्रेनेट में अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है एयर लेयरिंग का। देखिए एयर लेयरिंग भी मैंने आपको बताई है, एयर लेयरिंग मेथड भी मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। यहाँ पे इन शॉर्ट हम इनमें से समझेंगे। देखिए बेसिकली एयर लेयरिंग में जो है प्लांट में ही एक शूट को सिलेक्ट किया जाता है, एक 1 to 2 ईयर ओल्ड शूट को, जो कि मैच्योर हो, ज्यादा ओल्ड ना हो, बट उसमें जो है ग्रोइंग एबिलिटी हो। तो उस शूट को जो है सिलेक्ट किया जाता है। उस शूट से एक पोर्शन को बार्क के पोर्शन को जो है रिमूव किया जाता है, और उसमें जो है रूटिंग हार्मोन को लाइक आईबीए उसको अप्लाई किया जाता है, और कुछ टाइम बाद अप्लाई करने के बाद जो है उसे सोर्गम मॉस से जो है कवर कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब कुछ 40 to 45 डेज बाद जब उसमें रूट्स जो है डेवलप होने लगती हैं, तो उसको जो टाई किया जाता है उसे रिमूव किया जाता है, और प्लांट को जो है डिटैच किया जाता है ट्री से, ठीक है। इस पार्ट को जो है डिटैच कर दिया जाता है, और फिर इस पार्ट को जो है नर्सरी में या पॉलिथीन बैग्स में जो है लगा दिया जाता है स्टेबल
उसे किया जाता है ताकि थोड़े वो जो है उन कंडीशन को जो है अडॉप्ट कर सके। और उसके बाद फाइनली जो है सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है। देखिए बेसिकली एयर लेयरिंग को प्रैक्टिस किया जाता है मई जून में जो है एयर लेयरिंग की प्रैक्टिस को एयर लेयरिंग को प्रैक्टिस में लाया जाता है, ठीक है। जुलाई अगस्त तक उसमें रूट्स फॉर्म होने लगती हैं, जुलाई अगस्त तक उसमें रूट्स फॉर्म होने लगती हैं एंड सितंबर अक्टूबर तक जो है उससे प्लांट प्रॉपरली जो है प्लांट जो है उससे तैयार हो जाता है। तो इस तरह से जो है एयर लेयरिंग को पोमग्रेनेट में प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये दो मेथड है पॉपुलरली एंड वाइडली जो है पोमग्रेनेट में अडॉप्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लावर रेगुलेशन की। नाउ व्हाट इज फ्लावर रेगुलेशन और क्रॉप रेगुलेशन? सी इन फ्लावर रेगुलेशन प्लांट इज फोर्स्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग। नाउ हाउ इट इज फोर्स्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग? देखिए क्या होता है कि प्लांट की जो होती है वाटर सप्लाई, ठीक है, प्लांट की वाटर सप्लाई को रोक दिया जाता है बिफोर फ्लावरिंग। अराउंड 60 डेज बिफोर जो है प्लांट की वाटर सप्लाई को रोक दिया जाता है ताकि जो प्लांट है वो जो है फ्लावरिंग कर सके। फ्लावरिंग के लिए उसे जो है फोर्स किया जाता है। तो इस तरह से जो है इसमें फ्लावरिंग रेगुलेशन होती है विच इज ऑल्सो नोन एज बहार ट्रीटमेंट। नाउ देखिए 3 सीजन होते हैं फ्लावरिंग के पोमग्रेनेट में। इन 3 सीजन के अकॉर्डिंग जो है इसमें फ्लावरिंग रेगुलेशन या क्रॉप रेगुलेशन और वी कैन से बहार ट्रीटमेंट को जो है दिया जाता है, ठीक है, बाय होल्डिंग दी वाटर सप्लाई। ना अगर बात की जाए अम्बे बहार की, देखिए अम्बे बहार जो सीजन होता है इसमें फ्लावरिंग को इंड्यूस किया जाता है फरवरी मार्च के टाइम पे, ठीक है। और ये जो ट्रीटमेंट है उन एरियाज में किया जाता है जहाँ पे जो है इनफ वाटर सप्लाई जो है अवेलेबल होती है, ठीक है। इनफ वाटर सप्लाई जहाँ पे है और हॉट वेदर कंडीशन में जहाँ पे जो है वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ता है, उन एरियाज में जो है अम्बे बहार ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मृग बहार की। नाउ मृग बहार इज अप्लाइड इन द रीजन वेयर इज द वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम इज फेसिंग बाय द पीपल। लाइक हॉट वेदर में जो है वाटर स्कार्सिटी की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। उस टाइम पे जो है जून जुलाई के टाइम पे बेसिकली ये मृग बहार ट्रीटमेंट जो है जून जुलाई के टाइम पे जो है इसमें फ्लावरिंग को इंड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये वाटर स्कार्सिटी वाले एरियाज में या एरिड रीजन में बोल सकते हैं वहां पे जो है मृग बहार जो है ट्रीटमेंट को दिया जाता है प्लांट को। नेक्स्ट बात करते हैं हंसते बहार की। देखिए हंसते बहार जो है सितंबर अक्टूबर में जो है इसमें फ्लावरिंग को इंड्यूस किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। तो इस तरह से जो है फ्लावर रेगुलेशन का जो है डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट टाइम में जो है फ्लावर रेगुलेशन को प्रैक्टिस किया जाता है पोमग्रेनेट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं वैरायटीज की, पोमग्रेनेट की वैरायटीज। देखिए वैरायटीज जो है हार्ड सीडेड एंड सॉफ्ट सीडेड वैरायटीज। देखिए इसमें जो है 2018 का जो आरआरबी का एग्जाम था जो कि सेकंड ग्रेड के लिए होता है उसमें जो है इसकी वैरायटी के रिगार्डिंग सॉफ्ट सीडेड वैरायटी या हार्ड सीडेड वैरायटी दोनों में से जो है एक का जो क्वेश्चन है वो रेज हुआ था। तो वैरायटीज जो है इसकी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हार्ड सीडेड वैरायटी कांधारी जो है हार्ड सीडेड वैरायटी है, मस्कट रेड, अलांदी, वाटकी, काबुल। तो ये सारी जो है हार्ड सीडेड वैरायटीज है पोमग्रेनेट की, ठीक है। अगर सॉफ्ट सीडेड की बात करें तो धोलका, पेपर शेल, स्पेनिश रूबी, गणेश, ये जो इसकी है सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है। तो ये था हार्ड सीडेड एंड सॉफ्ट सीडेड वैरायटी। चलिए अब इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। कुछ पॉपुलर वैरायटी जो पोमग्रेनेट की वाइडली ग्रो की जाती है ड्यू टू देयर सर्टेन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गणेश की। देखिए जो गणेश है इट इज अ सिलेक्शन फॉर अलांदी और इसका जो फ्रूट है वो मीडियम साइज का होता है। इसमें जो टीएसएस का जो कंटेंट है वो होता है 16.4%, ठीक है, इसका जो टीएसएस होता है, ठीक है। और ये जो वैरायटी है ये ईल्ड देती है 8 to 10 kg का पर ट्री। 8 to 10 kg पर ट्री इसका जो है ईल्ड है गणेश का। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है, बहुत ही फाइन वैरायटी है पोमग्रेनेट की। और ये जो वैरायटी है ये रिलीज हुई है महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी महाराष्ट्र से, गणेश वैरायटी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वैरायटी की तरफ। नेक्स्ट वैरायटी है अरक्ता। देखिए अरक्ता जो वैरायटी है ये सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है, ठीक है।
नेक्स्ट है मृदुला। देखिए मृदुला जो वैरायटी है ये इसके जो स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स हैं, वो एज अ गणेश है, गणेश की तरह ही है वैरायटी, लेकिन जो सीड होता है इसका सॉफ्टर देन गणेश है। इसका जो सीड होता है वो गणेश वैरायटी से भी जो है सॉफ्ट सीड इसका जो होता है, ठीक है। और जो इसका एरियल का कलर होता है, एरियल जो है वो डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है। तो ये थी मृदुला। नेक्स्ट है मस्कट रेड। देखिए मस्कट रेड जो है ये रेड एंड पिंक कलर का जो इसका जो है एरियल होता है, और जो इसका फ्रूट साइज होता है 300 to 350 ग्राम का जो है इसका फ्रूट साइज होता है मस्कट रेड का। एंड आई टोल्ड यू कि ये जो है स्टॉक सीडेड वैरायटी है मस्कट रेड। नेक्स्ट बात करते हैं रूबी की। देखिए जो रूबी वैरायटी है ये IIHR बैंगलोर से जो है रिलीज की गई है, और ये भी जो है गणेश की तरह ही है, और गणेश की तरह इसके फीचर्स हैं। रेडिश ब्राउन कलर का जो है इसका एरियल होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, और जो इसकी ईल्ड है इसमें जो है ईल्ड 16 टन अराउंड जो है पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड है रूबी की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं धुलका वैरायटी की। देखिए जो धुलका वैरायटी है इसका जो फ्रूट होता है लार्ज साइज फ्रूट इसका होता है धुलका वैरायटी का, और ये जो है गुजरात रीजन की जो है पॉपुलर वैरायटी है धुलका वैरायटी, और ये जो है पिंक व्हाइट जो है इसका कलर का जो है इसका एरियल होता है, ठीक है। तो ये थी धुलका वैरायटी जो गुजरात रीजन की पॉपुलर वैरायटी है। नेक्स्ट बात करते हैं दारू की। देखिए जो दारू है ये हिमालयन रीजन में जो है ग्रो किया जाता है, और रेजिस्टेंट है बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए जो है रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट वैरायटी है अमली दाना। देखिए जो अमली दाना वैरायटी है, तो अमली दाना जो वैरायटी है इट इज यूज्ड फॉर अनार दाना। अनार दाना इट इज यूज्ड एज अ कॉन्डिमेंट इन कुलिनरी पर्पस, तो ये एज अ कॉन्डिमेंट यूज होता है अनार दाना, तो उसके लिए जो है अमली दाना वैरायटी को जो है यूज किया जाता है। एंड अमली दाना इज एन हाइब्रिड वैरायटी, ये जो है एक हाइब्रिड वैरायटी है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योति की। देखिए ज्योति जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो है बैंगलोर में, वहां से जो है ये रिलीज की गई है, एंड इट इज अ सिलेक्शन फ्रॉम बेसिन सीडलेस जो कि पोमग्रेनेट की वैरायटी है उससे जो है ये उसका सिलेक्शन है, और सॉफ्ट सीरियल वैरायटी है ज्योति, और इसका TSS होता है 16% जो है इसका TSS होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यरकॉड की। देखिए यरकॉड 1 जो है ये जो है यरकॉड 1 तमिलनाडु से जो है ये रिलीज की गई है। यरकॉड 1 जो हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन है तमिलनाडु में, वहां से इसे रिलीज किया गया है, और मिड एलिविएशन के लिए जो है ये सुटेबल वैरायटी है। इसमें 100 to 120 जो फ्रूट है पर ट्री जो है इसमें ग्रो होते हैं, और उनका जो वेट होता है इट इज 25 kg उनका वेट होता है। जो फ्रूट साइज है वो भी जो है इसका लार्ज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं CO1 की। देखिए CO1 कोयम्बटूर 1 ये भी जो है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वहां से जो है ये रिलीज की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं सोलापुर लाल की। देखिए सोलापुर लाल जो वैरायटी है एक बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है, और इसका जो स्पेसिफिकेशन है दैट इज रिच इन आयरन एंड जिंक और आयरन में रिच होती है कंपैरिजन टू कॉमन वैरायटी, और विटामिन भी जो है इसमें प्रॉपरली लार्ज अमाउंट में जो है अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये थी सोलापुर लाल विच इज एन बायोफोर्टिफाइड वैरायटी। नेक्स्ट वन इज पेपर शेल जो है ये भी जो है साउथ इंडिया की जो है ये पॉपुलर वैरायटी है, और इसमें जो है हैवी बेयरिंग वैरायटी है, ये हैवी यील्डर वैरायटी है, हैवी बेयरर वैरायटी है पोमग्रेनेट की पेपर शेल, ठीक है, और सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है। नेक्स्ट है भगवा। देखिए जो भगवा है ये भी जो है इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर जो है वैरायटी है पोमग्रेनेट की, और सेमी हार्ड सीडेड वैरायटी है, ठीक है, सेमी हार्ड सीडेड वैरायटी है पोमग्रेनेट की। तो ये थी कुछ पॉपुलर वैरायटी जो वाइडली कल्टीवेट की जाती है ऑल ओवर द इंडिया, और बहुत ही फेमस वैरायटीज है पोमग्रेनेट की। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं इसके ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का जो प्रैक्टिस है, और जो इंटरकल्चर प्रैक्टिस जो किया जाता है पोमग्रेनेट में उसके बारे में। देखिए जो इसमें प्रूनिंग प्रैक्टिस की जाती है
दो तरह से जो है इसमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का जो मेथड है वो एडॉप्ट किया जाता है। एक मेथड है मल्टी स्टेम ट्री एंड दूसरा है सिंगल स्टेम ट्री। देखिए जो इसमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग है, प्रूनिंग बेसिकली जो प्रूनिंग की जाती है इट इज अ कॉमन प्रूनिंग मेथड लाइक थिनिंग। जो डिजीज्ड इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं उन्हें थिन कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और जो भी प्लांट पार्ट्स अननेसेसरी जो है उसे जो है रिमूव कर देते हैं ताकि जो प्लांट है वो हेल्दी रहे, प्रोडक्टिव रहे और क्वालिटी ऑफ फ्रूट जो है वो ग्रो करे। आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन सो मच अबाउट प्रूनिंग इन द लास्ट प्रीवियस जो मेरे लेक्चर्स हैं उनमें जो है मैं प्रूनिंग को ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। बट यहाँ पे हम पोमग्रेनेट के एस्पेक्ट में जो है ट्रेनिंग सिस्टम को देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो है मल्टी स्टेम ट्री, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है मल्टी स्टेम ट्री सिस्टम में, देखिए ये जो पिक्चर है इससे ही हम दोनों सिस्टम को समझेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक ट्रंक होता है और ट्रंक में ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, इस तरह से ब्रांचेस होती हैं। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है मल्टीपल स्टेम्ड है, नीचे से ही यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्रो करने का जो है ग्रो करने की डायरेक्शन दी गई है कि ये मल्टीपल स्टेम जो है ग्रो हो रहे हैं। मल्टीपल स्टेम को जो है ये ग्रो कर रहा है और ऊपर जो है एक बुशी अपीयरेंस जो है इसमें आ रहा है। तो इस तरह से जो है इसमें मल्टीपल स्टेम को जो है ग्रो करने दिया जाता है ताकि जो है एक बुशी फ्रेम जो है वो हमको मिल सके। तो इस तरह से जो है मल्टीपल स्टेम ट्री का जो सिस्टम है पोमग्रेनेट में प्रैक्टिस किया जाता है और ये बेसिकली जो है महाराष्ट्र रीजन में बहुत ही फेमस सिस्टम जो है अडॉप्ट किया जाता है महाराष्ट्र रीजन में। तो दिस इज मल्टी स्टेम ट्री सिस्टम जो कि पोमग्रेनेट में अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल स्टेम ट्री की। आप देखिए यहाँ पे देखिए मल्टी स्टेम ट्री है तो ऑब्वियसली मल्टी में जो है 3-4 जो एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेम्स होते हैं उनको ग्रो करने दिया जाता है। बट इन सिंगल स्टेम ट्री में क्या किया जाता है कि जो ऑल अदर जो साइड जो शूट्स होते हैं जैसे यहाँ पे एक स्टेम है उसको ग्रो करने दिया जाएगा और इन साइड जो ये जो स्टेम्स हैं इनको जो है रिमूव कर दिया जाएगा। तो एक सिंगल स्टेम को ग्रो करने देते हैं और उसी में जो है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड जो उसकी ब्रांचेस होती हैं उनको ग्रो करने दिया जाता है। तो एक सिंगल स्टेम को जो है यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है और उसी में जो है ट्रेनिंग सिस्टम मतलब उस सिस्टम में जो है जो ब्रांचेस ग्रो होती हैं उनको ग्रो करने दिया जाता है, ठीक है। अदर जो शूट्स होते हैं साइड शूट्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है या जैसे जो सर्कल्स हो गए उनको जो है रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है मल्टीपल स्टेम्ड एंड सिंगल स्टेम जो है पोमग्रेनेट में जो है प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो ये जो दो ट्रेनिंग सिस्टम है जो वाइडली पोमग्रेनेट में अडॉप्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की। देखिए प्लांट प्रोटेक्शन में सबसे पहले बात करते हैं डिसऑर्डर की। देखिए जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है इसमें सबसे हार्मफुल जो डिसऑर्डर है दैट इज फ्रूट क्रैकिंग। ये फ्रूट क्रैकिंग क्यों कॉज होती है? फ्रूट में जो पोमग्रेनेट का फ्रूट होता है इसमें टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन के कारण हाई टेम्परेचर या सडनली लो टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है बहुत ही फ्रिक्वेंट रेट से जब फ्लक्चुएट करता है उसके कारण जो है फ्रूट क्रैकिंग का जो प्रॉब्लम है वो कॉज होता है। एंड सेकेंडली जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी होती है लाइक कैल्शियम डिफिशिएंसी या बोरॉन की डिफिशिएंसी से, पोटेशियम की डिफिशिएंसी से, इन न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी से भी जो है फ्रूट क्रैकिंग का प्रॉब्लम जो है वो कॉज होता है। तो यूनिफॉर्म न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वालिटी फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए। तो इस फ्रूट क्रैकिंग के प्रॉब्लम से डील करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए जो है GA3 का स्प्रे किया जाता है बिफोर हार्वेस्टिंग। जो है इस प्रॉब्लम से को कंट्रोल करने के लिए GA3 को स्प्रे किया जाता है, ठीक है। तो ये था फ्रूट क्रैकिंग का प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करते हैं पेस्ट की। देखिए एक पेस्ट है पोमग्रेनेट बटरफ्लाई जिसे कहा जाता है वायरोकोला
एंड आइसोक्रेट। वायराकोला आइसोक्रेट जो है इसे फ्रूट बोरर भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, बेसिकली फ्रूट में बोर करके जो एडल्ट पार्ट होता है उसे जो है ये डिस्ट्रॉय कर देता है। और नॉट इवन इन फ्रूट, जो बैक पोर्शन होता है प्लांट का, उसमें भी जो है इसके कैटरपिलर जो है बोर कर जाते हैं उस पार्ट होता है उसे जो है ये डिस्ट्रॉय कर देता है। और नॉट इवन इन फ्रूट, जो बैक पोर्शन होता है प्लांट का, उसमें भी जो है इसके कैटरपिलर जो है बोर कर जाते हैं, उस पे फीड करते हैं और बैक पोर्शन भी जो है इसका उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट को बहुत ही ज्यादा जो है हार्म करते हैं। तो ये था बटरफ्लाई, और जिसे फ्रूट बोरर भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सकिंग इंसेक्ट, जो कि है मिलीबग। ये जो मिलीबग है ये एक सकिंग टाइप इंसेक्ट है जो कि लीफ के, टेंडर शूट के, फ्रूट का जो सेल सैप होता है उसको जो है उस पे फीड करता है, उसको सक कर जाता है, जिससे जो प्लांट है वो सीवियरली विदर कंडीशन जो उसकी होती है उससे विदर कंडीशन में आ जाता है और बहुत ही इल कंडीशन में जो है प्लांट आ जाता है। और फ्रूट को भी ये बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है। उसकी जो टेंडरनेस होती है प्लांट की, जो सैप उसमें अवेलेबल होता है, उस पर ये जो है फीड कर जाता है। तो इस तरह से मिलीबग जो कि एक हार्मफुल इंसेक्ट है पोमग्रेनेट का। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज की। देखिए दो डिजीज है, एक है ब्लैक स्पॉट और फुट रॉट जिसे कहा जाता है, विच इज कॉज्ड बाय एस्पेरिजिलस फोइटिटिस। एस्पेरिजिलस फोइटिटिस के कारण जो है ये डिजीज जो है वो कॉज होती है। और इसके सिम्टम्स देखिए कुछ इस तरह से, जो पिक है इस तरह से जो है इसके सिम्टम्स अपेयर होते हैं। ब्लैक स्पॉट्स जो है फ्रूट में ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं और रॉटिंग जो है फ्रूट की वो हो जाती है ड्यू टू दिस ब्लैक स्पॉट एंड फ्रूट रॉट, जो कि कॉज होता है एस्पेरिजिलस फोइटिटिस से। ठीक है, तो ये ब्लैक स्पॉट फ्रूट पे अपेयर होने लगते हैं, जिससे इनकी मार्केट वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके कंट्रोल के लिए जो है बेविस्ट्रीन का 0.25% और डाइथीन M5045 का जो कि 0.5% तक का जो है स्प्रे किया जाता है इसके कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं लीफ स्पॉट की। देखिए जो लीफ स्पॉट है ये होता है कोलोडोट्राइकम स्पीसीज से, कोलोडोट्राइकम से होता है। और इसमें जो है देखिए मेरे इमेज में देखिए इस तरह से जो लेसेंस हैं, जो स्पॉट्स हैं लीफ में वो अपेयर होने लगते हैं। इस तरह से छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स जो है इसमें अपेयर होने लगते हैं और इन तरह की जो कंडीशन होती है लीफ की वो हो जाती है, जिससे जो है प्लांट जो है वो भी अनहेल्दी कंडीशन में आने लगता है। तो इसके कंट्रोल के लिए भी जो है डाइथेन M45 0.3% का जो है इसका स्प्रे करते हैं इसके कंट्रोल मेजर के लिए। तो ये थी इसकी दो जो है इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही हार्मफुल जो डिजीज है पोमग्रेनेट की। वन इज द ब्लैक स्पॉट एंड फ्रूट रॉट एंड अनदर वन इज लीफ स्पॉट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Here is the next slide. नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं फ्रूट के हार्वेस्टिंग की। देखिए जो हार्वेस्टिंग है बेसिकली फ्रूट बेयरिंग के अकॉर्डिंग की जाती है। अगर बात की जाए फ्रूट की तो ये जो फ्रूट है वो बेयर करता है 4th ईयर से जो है थोड़े थोड़े फ्रूट जो है वो बेयर होने लगते हैं प्लांट में। लेकिन आफ्टर 4th ईयर मतलब अराउंड 6 to 5 ईयर में जो है ये कम्प्लीटली जो है फ्रूट को जो है बेयर करने लगता है अराउंड 5th to 6th ईयर में। और कोई कोई जो वैरायटीज होती हैं 10 इयर्स ओल्ड जो फ्रूट प्लांट होते हैं वो जो है अराउंड 150 to 200 फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, अराउंड 150 to 200 फ्रूट्स। और जो इसकी इकोनॉमिक यील्ड होती है 25 to 30 इयर्स तक जो है ये इकोनॉमिक यील्ड जो है वो प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक यील्ड जो है 25 to 30 इयर्स तक ये प्लांट जो है वो देता है। ठीक है, देखिए अगर फ्रूट मैच्योरिटी की बात करें तो जो 120 to 130 डेज होते हैं आफ्टर फ्रूट सेट, ठीक है, आफ्टर फ्रूट सेट के 120 to 130 डेज में जो है फ्रूट जो है वो मैच्योर होता है आफ्टर फ्रूट सेट। और ये जो टाइम है इस टाइम से जो है थोड़ी थोड़ी ब्रीडिंग जो है प्लांट पे स्टार्ट हो जाती है।
तो इस तरह से जो है इसका हार्वेस्टिंग जो है वो किया जाता है और 25 to 30 इयर्स का जो है इसका इकोनॉमिक यील्ड का पीरियड होता है पोमग्रेनेट का। तो ये थी इसकी हार्वेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट की। देखिए पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले जो है ग्रेडिंग की जाती है। अब देखिए ग्रेडिंग जो है साइज के अकॉर्डिंग होती है। देखिए जो ग्रेडिंग है पोमग्रेनेट में, इसमें सुपर साइज सबसे पहले, उसके बाद आता है किंग साइज। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले आता है सुपर साइज, तब आता है किंग साइज। सुपर साइज का जो वेट होता है इट इज 750 ग्राम और ग्रेटर देन 750 ग्राम। नेक्स्ट जो आता है किंग साइज, इसका जो साइज होता है इट इज लेस देन 750 और ग्रेटर देन 500, मतलब 500 से 700 तक का जो है इसका ग्राम का वेट होता है। नेक्स्ट जो है इट इज क्वीन ग्रेड। इसका जो फ्रूट होता है 400 to 500 ग्राम का होता है। फाइन। नेक्स्ट होता है प्रिंस का जो साइज होता है इट इज 300 to 400 ग्राम। और उसके बाद जो है दो जो कैटेगरी आती है 12A में जो है फ्रूट में जो है एक दो स्पॉट जो है फ्रूट में अगर हो तो उन्हें जो है 12A में रखा जाता है, 12A के ग्रेड में, और इसका जो वेट होता है इट इज 250 to 300 ग्राम। ठीक है, और जो 12B होता है ग्रेड, उसमें जो है लेस देन 250 ग्राम के फ्रूट्स को रखा जाता है। देखिए 12A ग्रेड के ऊपर जो फ्रूट्स हैं दे आर अट्रैक्टिव इन कलर और रेड कलर के जो है ये होते हैं विदाउट एनी ब्लेमिशेस। ठीक है, कोई ब्लेमिशेस जो है इन कैटेगरी में जो सुपर साइज है, किंग साइज है, क्वीन साइज है या प्रिंस साइज है, इनमें जो है कोई भी ब्लेमिशेस जो है फ्रूट में नहीं अपेयर रहता है। 12A और 12B जो कैटेगरी है उसमें जो है लाइटली ब्लेमिशेस जो है वो हो तो तब भी उन्हें जो है मार्केट में सेल किया जा सकता है, बट उन्हें जो है 12A और 12B कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो ये होता है ग्रेडिंग में पोमग्रेनेट की। उसके बाद जो है पैकिंग जो है अकॉर्डिंग टू मार्केट होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट पे हो रही है या लोकल मार्केट में जो है इन्हें सेल किया जा रहा है, तो इस तरह से जो है पैकिंग फ्रूट की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज की। देखिए जो स्टोरेज है एक नॉर्मल एम्बिएंट में जो है, नॉर्मल कंडीशन में जो है उसको 15 to 20 डेज के लिए जो है पोमग्रेनेट को स्टोर किया जा सकता है। इट इज अबाउट नॉर्मल एम्बिएंट। ओके, स्टोरेज। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर ह्यूमिडिटी 80% है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 मंथ के लिए फ्रूट को स्टोर किया जा सकता है। बट इफ द ह्यूमिडिटी इज 90 to 95% तो जो है उसका सेल्सियस जो उसका टेम्परेचर है इट शुड बी 5 डिग्री सेल्सियस और उसे जो है 2 मंथ के लिए फिर स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी जो है वेरी कर रही है। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं तो 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए फॉर 2 मंथ्स। अगर आप 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर रहे हैं तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इट शुड बी 90 to 95%। ओके, फॉर 2 मंथ। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर बात की जाए पोमग्रेनेट को स्टोर करने की तो ये जो स्टोर होता है 10 to 11 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, 10 to 11 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसे नॉर्मली जो है इसे स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था पोमग्रेनेट जो कि डिटेल में जो है डिस्कस किया गया। तो आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड इट एज वेल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन कीप स्टडिंग। Thank you so much.